हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिलेक्शन रूल हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, उसके बाद प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा देखा था और रोटेशनल वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा को भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके अंदर जो हमारे पास में स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल्स आ रहे हैं तो वही क्या होते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल्स होते हैं। अगर हम इनको साथ में लिख देते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। The primary selection rule for a Raman transition is that the molecule polarizability must change during the molecular vibration और rotation। तो पहले ही हमने सबसे पहले देखा था कि वहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी के अंदर चेंज होना चाहिए था। यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि डेल जे इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि पोलराइजेबिलिटी के अंदर चेंज होना चाहिए जब हमारे पास में मोलिक्यूल रोटेट करता है या फिर वाइब्रेट करता है। तो पहला हमारे पास में सिलेक्शन रूल क्या आया है यहाँ पे कि पोलराइजेबिलिटी के अंदर चेंज होना चाहिए, यानी कि मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी मस्ट चेंज ड्यूरिंग द मोलिकुलर वाइब्रेशन और रोटेशन। अब हम सेकंड सिलेक्शन रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इधर समझना होगा हमको कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन वापस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टेल्स अस अबाउट हाउ हार्ड और हाउ इजी इट इज़ फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू चेंज और डिस्टोर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन मॉलिक्यूल। तो ये हमने जब पोलराइजेबिलिटी को हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने जब पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को देखा था तो हमने देखा था कि हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सपोज करो यहाँ पे ए और बी हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, तो ये इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ये अगर बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ईजी होगा इन इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको क्या करना, डिस्टोर्ट करना, तो वो जो होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। अमूमन ये देखा जाता है कि हमारे पास में क्या हो, बॉन्ड लेंथ जहाँ पे लंबी हो तो ये इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो इनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी हम उसको छोटे पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड से शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो पोलराइजेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, हाउ हार्ड और हाउ इजी इट इज़ फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू चेंज और डिस्टोर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि इसकी पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की चेंज करना। The molecule must possess anisotropic polarizability which should change during molecular rotation और vibration। और यहाँ पे अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास में सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एनिसोट्रोपिक होनी चाहिए। आगे हम एनिसोट्रोपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एनिसोट्रोपी लिखा था इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो पोलराइजेबिलिटी का जो हमारे पास में वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी का मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा। लाइक इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें तो इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं, ऊपर नीचे तो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करने से हमारे पास में पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इस टाइप की जो पोलराइजेबिलिटी है इसको हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। अगर आइसोट्रोपिक की बात करते हैं तो क्या होता है कि पोलराइजेबिलिटी हर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि अगर हमारे पास में अगर हमको स्कैटरिंग देखनी है, यानी कि रमन इफ़ेक्ट को शो करना है, तो ये सिलेक्शन रूल कहता है कि हमारे पास में पोलराइजेबिलिटी एनिसोट्रोपिक होनी चाहिए, यानी कि देयर शुड चेंज ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर रोटेशन और वाइब्रेशन, ठीक है। एनिसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आपने मॉलिक्यूल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया उसमें किस तरह से ओरिएंट कर रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन और पोलराइजेबिलिटी में चेंज विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। तो एनिसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्या होनी चाहिए कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल फॉर रमन ट्रांजिशन इज देयर टू इन प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो हमने सिलेक्शन रूल देखे थे, फिर हम देखेंगे प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो सिलेक्शन रूल देखे थे और दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि वाइब्रेशन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो हमने सिलेक्शन रूल को डिस्कस किए थे वो एक एक करके हमको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे हमने देखा कि अगर डेल जे की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है तो ये कोरिस्पॉन्ड होता है टू रेले लाइन, और अगर डेल जे की वैल्यू +2 होती है तो ये कोरिस्पॉन्ड टू होता है स्टोक्स लाइन, ठीक है। इसी तरह हमने देखा था कि अगर डेल जे की वैल्यू -2 होती है तो वो बताता है एंटी स्टोक्स लाइन को, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्शन रूल देखे थे इन केस ऑफ रोटेशनल रमन ट्रांजिशन, ठीक है, यानी कि प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के कोरस्पॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए, तो हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या थे, जो हमारे पास में वी है, डेल वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1 होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजिशन होते हैं हमारे पास में क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे होते हैं, यानी कि वी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू 1 पे होते हैं। ये चीज़ हमने अच्छे से प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर डिस्कस कर लिए, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। और हम बात करते हैं इफ़ वी कंसीडर द रोटेशनल transitions are accompanied by vibrational Raman transitions,
देन सिलेक्शन रूल्स आर, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल और वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, यानी कि जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या थे, दोनों के सिलेक्शन रूल्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये सिलेक्शन रूल हम किसके लिए लिख सकते हैं, वाइब्रेशन रोटेशन रमन ट्रांजिशंस के लिए। यानी कि डेल जे की वैल्यू 0 प्लस माइनस 2 होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेल वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो डेल जे की वैल्यू 0 होगी तो हमने देखा था वहाँ पे क्यू ब्रांच आती है, और अगर डेल जे की वैल्यू +2 होती है तो वहाँ पे हमने देखा था एस ब्रांच आती है, और डेल जे की वैल्यू -2 होती है तो हमारे पास में क्या आती है, ओ ब्रांच आती है। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेशन ड्रमल लाइन अकर्स व्हेन द मोड ऑफ ऑसिलेशन इन्वॉल्व्ड कॉज इन चेंज इन द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन ड्रमल लाइन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास में क्या होगा, वाइब्रेशन ड्रमल लाइन अकर हो रही है तो इसके लिए हमारे पास में क्या होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर ऑसिलेशंस होंगे, यानी कि वाइब्रेशंस होंगे। और अगर हमारे पास में इन ऑसिलेशन से क्या हो रहा है, पोलरिटी चेंज हो रही है, तभी वो क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। ये हमने अभी फर्स्ट जो हमारे पास में सिलेक्शन रूल था उसके अंदर डिस्कस कर लिया है कि कुछ अगर हमारे पास रोटेशन होता है तो उससे भी पोलरिटी चेंज होनी चाहिए, और वाइब्रेशन होता है तो उससे भी पोलरिटी चेंज होनी चाहिए। बस यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि जितनी ज़्यादा चेंज होगा पोलरिटी के अंदर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो पोलरिटी जो होगी मॉलिक्यूल को जितनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी जो होगी वाइब्रेशन रमन लाइन्स की वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम देखते हैं कि CO2, CH2 और NO2। यहाँ पे हम CO2 में स्पेसिफिक क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला वीडियो आने वाला है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन से मोड जो होते हैं रमन एक्टिव होते हैं और कौन से मोड क्या होते हैं IR एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे अगर मैं CO2 की बात करूँ तो इनके अंदर क्या है, इस तरह से या तो क्या होगा, सिमेट्रिक स्क्रैचिंग होगी, ठीक है, या फिर अनसिमेट्रिक स्क्रैचिंग होगी, यानी कि एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो रही है यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हम कह सकते हैं वाइब्रेशंस हो रही है या फिर हम कह रहे हैं ऑसिलेशंस हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पोलरिटी के अंदर चेंज आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, अगर चेंज जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलरिटी उतनी ज़्यादा होगी, और हमारे पास में जो इंटेंसिटी होगी वाइब्रेशन रमन लाइन की वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यही हमारे पास में रोटेशन के लिए भी होता है कि a rotational number line occurs only when the molecule involved is optically, अभी हमने देखा था ये क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एनाइसोट्रोपिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनाइसोट्रोपिक होना चाहिए। और एनाइसोट्रोपिक का मतलब हमने डिस्कस कर लिया है। तो ग्रेटर द एनाइसोट्रोपी ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल रमन लाइन, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनाइसोट्रोपी होगी उसकी जो पोलराइजिबिलिटी होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि पोलराइजिबिलिटी डायरेक्शनल होती है। ये हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा है, वहाँ पे हमें पोलराइजिबिलिटी एलिप्सॉइड को भी समझा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे पास में क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी जो होती है, अगर उसके मैग्नीट्यूड के अंदर हमारे पास में चेंज आता है या फिर उसके डायरेक्शन के अंदर चेंज आता है, तो हम मानते हैं कि पोलराइजिबिलिटी क्या हुई है, वो चेंज हुई है, और हमको रमन स्पेक्ट्रा क्या होगा, शो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। इसके एग्जांपल की बात कर सकते हैं H2O2 N2 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल होते हैं किसके लिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि कभी मॉलिक्यूल होगा और रमन एक्टिव कब होगा, जब वो इन सिलेक्शन रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। तो आई होप कि आपको ये सिलेक्शन रूल समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर